नमस्कार साथियों। आप सभी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने एलडीसी सामान्य विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में। अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक। और कल हमने इसमें फ्रेयॉन को विस्तार से पढ़ लिया था पिछली क्लास के अंदर कि फ्रेयॉन के सूत्रों का निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज जो अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आप जो नेक्स्ट हेडिंग है वो लगा दोगे किसके बारे में, CNG। कई बार इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं कि इसका CNG का जो पूरा नाम है वो क्या होता है। C का मतलब कॉम्प्रेस्ड, N का मीनिंग होता है नेचुरल और G का मीनिंग होता है गैस। तो इसका नाम होगा कॉम्प्रेस्ड, को कहते हैं अपने संपीड़ित। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कि इसका जो पूरा नाम है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा। मुख्य घटक वो होता है CH4। और CH4 का नाम होता है मेथेन। इसका जो प्रयोग है वाहनों में ईंधन के रूप में। इसका जो निर्माण किया जाता है कि पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम की ऊपरी सतह पर, कि पेट्रोलियम यहां पर भी होगा, उसके जस्ट ऊपर होगा तो वो कौन सी गैस होती है, CNG होती है। उसको क्या है कि अपने उच्च ताप पर संपीड़ित कर, के उच्च ताप पर संपीड़ित कर इसका निर्माण किया जाता है CNG का। मुख्य घटक हो गया, प्रयोग हो गया, निर्माण हो गया। और ये क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाती। क्योंकि जब इस गैस का दहन होता है तो इसमें CO, इसका नाम आपको बताया हुआ है, क्या होता है नाम इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस प्राप्त नहीं होते, या प्राप्त भी है तो बहुत कम मात्रा में है, या अपने बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। तो ये अपने CNG हो गया, पूरा नाम पूछ सकते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मुख्य घटक मेथेन। प्रयोग करते हैं किसमें, वाहन में ईंधन के रूप में। आजकल आपने नाम सुना होगा कि पेट्रोल के स्थान पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है, CNG का। पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाती,
दहन करने पर CO और CO2 गैस भी कम मात्रा में प्राप्त होती है या बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम की जो ऊपरी सतह होती है उस पर CNG पाई जाती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और उसको अपने उच्च ताप पर संपीड़ित कर इसको प्राप्त किया जाता है। अब जो सेकंड है वो हेडिंग डाल दो आप, LPG। इसका जो पूरा नाम होगा, L का मतलब लिक्विफाइड, P का मतलब पेट्रोलियम और G का मीनिंग होता है गैस। लिक्विफाइड को अपने बोलते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, की द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और इसके अपने सेकंड नंबर पे बात करें कि इसका जो मुख्य घटक है वो होगा प्रोपेन, कॉमा ब्यूटेन। ये क्या होते हैं? तो हमने एल्केन की श्रेणी में पढ़ा था कि जो प्रोप होगा वो 3 नंबर कार्बन होता है, ब्यूट होता है वो 4 नंबर कार्बन होता है। तो इसका जो मुख्य घटक है वो क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रयोग इसका किसमें करते हैं? रसोई घर के सिलेंडर में। रसोई घर के सिलेंडर में खाना पकाने के लिए। और इसमें जो गंध आती है वो एक विशेष पदार्थ की वजह से आती है, उसका नाम है, कि जो अपने इसमें जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है? तो मैथिल मार्केप्टन होता है। जैसे गंध का जो प्रमुख कारण होता है वो होगा एथिल मार्केप्टम, मार्केप्टन। ये क्या मिलाया जाता है? उसके अंदर मिला देते हैं। तो वैसे जो LPG गैस होती है वो क्या होती है? गंधहीन होती है। कि LPG गैस होगी वो CNG की तुलना में भारी होती है, जमीन पर जमा हो जाएगी, और जमा होने के कारण अगर ये LPG गैस है CNG की तुलना में भारी, और जो LPG है वो क्या हो जाती है? जमीन पर जमा हो जाती है। और जमा होने के कारण क्या होता है? दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। LPG CNG की तुलना में क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये भारी होती है, जमीन पर जमा हो जाती है और शीघ्र ही आग पकड़ लेती है। तो एक बार आप इतना लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे किसके बारे में? एथेनॉल क्या होता है, और एथेनॉइक अम्ल क्या होता है। उन दोनों में हम अंतरों को विस्तार से करेंगे। अब अपने सबसे पहले पढ़ेंगे एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल, एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो अपने कहेंगे C2H5OH। C2 है, कार्बन दो है तो उसको एथेन बोल दिया हमने। OH लगा हुआ है कि इसका क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा? ऑल। तो एथेन प्लस में ऑल क्या होता है? एथेनॉल।
कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था के अंदर होता है? द्रव अवस्था में। सामान्य भाषा में इसको अपने क्या बोलते हैं? एल को हल बोलेंगे। और इसका प्रतीक कह दें अपने, वो क्या होगा? कहीं पर भी आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे जाए तो वो क्या होता है? एल्कोहल होगा। तो इसके लिख देता हूं, एल्को। जल में क्या होता है? विलय होता है। एक नाम आता है टिंचर आयोडीन। तो सिंपल सा है कि इसमें टिंचर आयोडीन का मतलब क्या है कि एल्कोहल और आयोडीन के मिश्रण को अपने क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन बोलते हैं। तो एल्कोहल प्लस में जल में विलय आयोडीन, जल में घुली हुई आयोडीन, इन दोनों का ही आयोडीन की 2 से 3 बूंदों, 2 से 3 बूंदों का या 2 से 3% अपने ये कह सकते हैं घोल क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन कहलाता है। जो अपने तनु एथेनॉल है, उसको जब लिया जाए तो नशा आ सकता है। लेकिन अगर अपने शुद्ध एथेनॉल ले लें, एथेनॉल, तो ये हमारे लिए क्या घातक सिद्ध हो सकता है? जानलेवा हो सकता है। अगर अपने बात करें कि एथेनॉल के विपरीत कि मैथेनॉल, एक होता है मैथेनॉल, कार्बन एक है, CH3OH। आपको बस सूत्र से नाम आना चाहिए कि सर ये मैथेन, मैथेन हो गया और ये ऑल हो गया। मैथेन प्लस में ऑल क्या हो जाएगा? मैथेनॉल हो जाएगा। कि मैथेनॉल की अगर थोड़ी सी मात्रा ले ली जाए तो इससे मृत्यु हो सकती है। कि एथेनॉल के विपरीत अगर मैथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा ले लें तो भी इससे क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। क्योंकि जो मैथेनॉल होता है, मैथेनॉल से जब यकृत की अभिक्रिया होती है तो मैथेनेल बनता है। और ये क्या करेगा कि ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको स्कंदित कर देता है, मतलब खराब कर देता है। स्कंदित का मतलब है जैसे अंडे को आपने उबला हुआ देखा होगा, तो इस तरीके से क्या आ जाती है? फुलावट आ जाती है। किसकी? कि अगर अपने इसकी थोड़ी सी मात्रा ले ले, किसकी? मैथेनॉल की, यकृत से क्रिया होगी, मैथेनेल बनेगा, प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देगा और ये हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होता है। आजकल क्या है कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कमी आई है तो पेट्रोल के साथ में एथेनॉल मिला दिया जाता है और इन दोनों के मिश्रण से आप गाड़ी आराम से चला सकते हो। तो वाहनों में ईंधन के रूप में
ईंधन के रूप में। अब आप नेक्स्ट लिखोगे एथेनॉइक। इसका जो सामान्य नाम है, चलो पहले इसका सूत्र देख लेते हैं क्या होगा। एथ है तो दो कार्बन, CH3COOH। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसका ओइक लगता है तो एथेन प्लस में ओइक एथेनोइक, उसका कार्बन भी गिन लिया जाता है। तो इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन को अपने क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। तो एथेन प्लस में ओइक क्या हो जाएगा, एथेनोइक हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, CH3COOH। सामान्य नाम क्या होगा इसका, एसिटिक अम्ल। और सिरके के रूप में, सिरके में कौन सा, सिरके या सिरका में पाया जाता है। कि एसिटिक अम्ल है वो कहां पे पाया जाता है, जो सिरका, जो अचार के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें अपने क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और इसके अंदर कि इसका जो प्रतीक होगा, कि इसके प्रतीक की बात करें, किसके, एथेनॉइक की, तो आपको ये क्या सीधा COOH दिखाई दे जाएगा, तो इसको ओइक लगा देते हैं, एथेनॉइक। मुख्य रूप से आप इसको ध्यान रखना, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, इसका जो अनुलग्न लगेगा वो कौन सा लग जाएगा, ओइक। अगर मेथेन के साथ तो मेथेनोइक, एथेन के साथ है तो एथेनोइक, प्रोपेन के साथ है तो प्रोपेनोइक हो जाएगा ये। और ये कौन सा समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। सिरका क्या होगा कि अपने ये कहें कि एसिटिक अम्ल अम्ल के 2 से 3, कितना होगा, 3 से 4 या 3 से 4 प्रतिशत विलयन को क्या बोला जाता है, सिरका बोला जाता है। कि इसका जो गलनांक होता है वो होगा 290 केल्विन। गलनांक 290 केल्विन होगा। और यही आगे क्या होता है कि सर्दियों में, ठंड या शीत में ये जम जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसको कहा जाता है। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं, कि जमे हुए एथेनॉइक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपने क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो ये इसके हमने क्या पढ़ लिए, सामान्य गुणधर्म पढ़ लिए। तो एक बार रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये हमने मुख्य गुणधर्म किसके पढ़े, एथेनॉल के और एथेनॉइक के। टिंचर आयोडीन, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, सिरका। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अपना जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सोप, या जिसको अपने क्या बोलेंगे, साबुन। साबुन क्या होते हैं कि उच्च वसीय अम्ल के
सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं किसके? उच्च बसीय अम्ल के। पहले तो आपको उच्च बसीय अम्ल में कौन कौन से लेते हैं अपने, जैसे स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, तो हम मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? स्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओलिक अम्ल भी होता है। जब उच्च बसीय अम्लों की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करवाई जाती है, किसी क्षार के साथ में, क्षार क्यों, NaOH आ गया तो वो क्या होगा? क्षार होगा। कि उच्च बसीय अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो हमें एक तो साबुन प्राप्त होता है, प्लस में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। आपके बहुत बार ये पूछा हुआ है कि साबुन निर्माण की क्रिया में साबुन के साथ सह उत्पाद के रूप में कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो उसका नाम क्या होगा? ग्लिसरॉल होगा, कि ये अपने सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उच्च बसीय अम्ल जैसे स्टेरिक अम्ल, साबुन, स्टेरिक अम्ल का ही बना देते हैं C17H35 COO सोडियम लवण बनता है ग्लिसरॉल। ये आपको एज इट इज याद रखना है। कि मृदु जल में जो साबुन है सफाई की क्रिया कर देते हैं। कि मृदु जल जो मीठा जल होता है उसके अंदर क्या है कि ये साबुन सफाई की क्रिया करता है, कपड़े साफ कर देगा। लेकिन कठोर जल में सफाई, कठोर जल में जो साबुन है वो सफाई की क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कठोर जल में Ca यानी कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम के लवण सोडियम को विस्थापित कर विस्थापित कर कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं कि जो कठोर जल में सफाई की क्रिया नहीं करते। अपने दो प्रकार के साबुन होते हैं, कौन कौन से? एक तो होगा अपने पोटेशियम साबुन,
और दूसरा होता है ग्लिसरीन। देखो ग्लिसरीन का तो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से कि ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है पारदर्शी साबुन बनाने में, कि ऐसा साबुन जिसके आर पार दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, पारदर्शी साबुन होता है बनाने में। जैसे छोटे बच्चों को नहलाने के लिए पारदर्शी साबुन का प्रयोग किया जाता है। और जो अपने पोटेशियम साबुन होता है, इसको अपने जैसे सेविंग में प्रयोग करते हैं, नहाने वाले साबुन में, जो नहाने का साबुन होता है, जो अपने नहाने का साबुन होता है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जितने भी शैम्पू होते हैं उनमें भी पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से हमने क्या देखा कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो साबुन तो बनता ही है, और प्लस में सह उत्पाद के रूप में हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। मृदु साबुन सफाई की क्रिया करते हैं, मृदु जल में साबुन सफाई की क्रिया करते हैं, और कठोर जल में जो साबुन है सफाई की क्रिया नहीं करते, क्योंकि कठोर जल में दो लवण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण सोडियम को विस्थापित कर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं, जो कठोर जल में सफाई की क्रिया नहीं करते। इसके बाद में जो पोटेशियम साबुन होगा वो शेविंग में, नहाने में, शैम्पू में, और ग्लिसरीन साबुन होता है उसका प्रयोग अपने करते हैं किसमें, पारदर्शी साबुन बनाने में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको लिख सकते हो, उसके बाद अपने करेंगे क्षार अपमार्जक के बारे में। साबुन के बारे में हो गया। अब नई हेडिंग आप डाल सकते हो अपमार्जक। अपमार्जक सामान्य भाषा में इसको अपने घड़ी सर्प वगैरह आते हैं, वो सारे अपमार्जक होते हैं, कि अपमार्जक होते हैं ये। अपमार्जक कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में सफाई की क्रिया करते हैं, कि ये दोनों प्रकार के जल में क्या करेंगे, सफाई की क्रिया करते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है कि सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल वेंजिल वेंजीन सल्फोनेट सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फेट, या अपने ये कहें बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। अपमार्जक है वो जल प्रदूषण का
कार्य करते हैं। कि अगर अपने ये पूछा जाए कि साबुन और अपमार्जक दोनों में से कि जल प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, तो वो होता है अपमार्जक के द्वारा। इसके जल प्रदूषण को अपने कम करने के लिए कि जो अपने अपमार्जक की श्रृंखला है उसको कम शाखित कर दिया जाए, तो प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। तो अपने उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट अपने लिखेंगे कि साबुन सफाई की क्रिया कौन सी संरचना बनाकर करता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन है वो सफाई की क्रिया कौन सी संरचना बनाकर करता है। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, मिशेल। मिशेल संरचना बनाता है, उससे साबुन सफाई की क्रिया संपन्न होती है। जैसे मेरे पास में साबुन है, कौन सा साबुन बताया था, C17H35 COONA। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, RCOONA करके लिख सकते हैं। कोई एल्किल समूह होता है और ये अम्ल कौन सा होगा, स्टेरिक अम्ल होगा। जैसे ही इसको जल में डाला घोला तो बनेगा एक CH3COO- और Na+। जो माइनस वाला सिरा होगा उसको बोलेंगे अपने आयनिक सिरा, और जो प्लस वाला होता है उसे बोला जाता है हाइड्रो कार्बन सिरा बोला जाता है। आयनिक सिरा होता है वो होगा जल स्नेही, या इसको ही अपने बोलते हैं जल रागी। और ये हाइड्रोकार्बन सिरा है वो होगा जल विरागी या विरोधी। आयनिक सिरा है उसको तो लिखा जाता है बस इस तरीके से, अपने डॉट की स्ट्रक्चर बना देंगे। और जो जल विरागी होता है उसको इस तरीके से अपने हाइड्रोकार्बन सिरा इस तरीके से बनाते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि हाइड्रोकार्बन सिरा कौन सा होता है, जल स्नेही होता है या जल विरागी होता है। तो उसमें होगा जल विरागी, जल से दूर, और जल स्नेही वो जल की ओर होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक संरचना बनाता हूं वो मिसेल की है, बीच में क्या है, कोई दर्ट या गंदगी की बूंद है। ऐसी संरचनाएं कई सारी होती हैं लेकिन हम 4 या 5 संरचनाओं के अंदर बनाएंगे इसको। तो इस तरीके से ये संरचना होती है। ऊपर वाला जो सिरा होता है इसे बोलते हैं बेटा आयनिक सिरा, आयनिक सिरा होगा। और जो अंदर वाला होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा, जो जल विरागी होता है।
तो ये अपने क्या अपमार्जक दोनों प्रकार के जल में काम करते हैं कि ये सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजील सल्फोनेट के लवण होते हैं। कठोर जल में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होंगे, तो कैल्शियम के सल्फोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट लवण का निर्माण होता है, जो कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में सफाई का कार्य करते हैं। जल प्रदूषण ज्यादा करते हैं, श्रृंखला को कम कर दिया जाए, कम शाखित कर दिया जाए, तो इसमें प्रदूषण की समस्या कम हो सकती है। साबुन सफाई की क्रिया किसके द्वारा करते हैं, मिसेल के द्वारा। ये मेरे पास कोई साबुन है RCOONA, तो इसको अपने कर दो C17H35। COO ये तो माइनस अलग होगा, प्लस वाला अलग होगा। माइनस वाले को आयनिक, जल स्नेही और ये संरचना, हाइड्रोकार्बन को जल विरागी और ये वाली संरचना होती है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। तो आज अपने इतना ही करेंगे। आज अपने शॉर्ट रूप के अंदर एथेनॉल, एथेनोइक, साबुन, अपमार्जक, इनको बड़े आसान तरीके के अंदर अपनों ने किया। इसके बाद में अपनी एक क्लास और है, उसके अंदर अपने बहुलक करवाएंगे और बहुलक के बाद में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आगे वाला चैप्टर आप कौन सा करना चाहते हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अपने यूट्यूब चैनल ABB लर्निंग हब को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करवाएं।